नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज जानेंगे सिंह लगन राशि के लिए दिसंबर का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है, और अगर चंद्रमा भी इसी घर में मौजूद है तो आपकी सिंह राशि भी है। अगर चंद्रमा कहीं और मौजूद है तो आपको दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए ताकि महीना कैसे जाएगा आप जान सकें। ये जो मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ ये गोचर फल के आधार पे है। अगर आपकी विशेष परिस्थिति है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। दोस्तों, शुरू करते हैं। सूर्यदेव इस कुंडली के रूलिंग प्लैनेट हैं या राशि के, और ये चलायमान है चौथे घर में। केंद्र का मालिक केंद्र में ही बैठा हो तो ये राजयोग बनता है, और वो भी मित्र राशि में, और मंगल भी वहाँ खुद बैठे हैं। ओवरऑल हेल्थ आपकी इसलिए अच्छी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि सूर्यदेव जो होते हैं, जब सुबह का टाइम होता है किसी भी कुंडली में तो पहले घर में मौजूद होते हैं, शाम के समय 7वें घर में, और जैसे जैसे दिन बीतता है तो ये 12वें, 11वें, 10वें, 9वें, 8वें में होते हैं। तो सूर्यदेव जब भी चौथे घर में हो या इस तरफ कहीं भी हो, इन जनरल वीक होते हैं। ये अलग बात है कि केंद्र का मालिक केंद्र में ही है, यानी अगर आपके सूर्यदेव अभी मौजूद हैं तो घर में कुछ कलह कलेश ना हो, या माता पक्ष के साथ, क्योंकि ये घर माता का है और दोनों फायर प्लैनेट है, उसका थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। बृहस्पति देव आपके 5वें घर के मालिक हैं और 8वें घर के मालिक हैं, और इनका चलायमान है ये 9वें घर में, यानी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ही घूम रहा है, तो ये अच्छा राजयोग बनता है। इसे त्रिकोण त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं। तो दोस्तों, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी संतान पक्ष की उन्नति होगी, एजुकेशन में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में भी निवेश करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और आपके पिता पक्ष की भी उन्नति होगी। धर्म कर्म में भी आपका ध्यान बढ़ेगा। मंगल देव की बात करें, मंगल देव आपकी कुंडली में 9th हाउस के मालिक हैं और 4th हाउस के, यानी सुख भाव के और भाग्य भाव के, और ये चलायमान है सुख भाव में, यानी अपने ही घर में। मंगल देव यहाँ पे रोचक नाम का राजयोग बना के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जनता में प्रिय होंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस समय में आपको जनता का अच्छा साथ मिलेगा, और उसके बाद जब ये धनु में भी चले जाएंगे तो वो भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि 5वें घर में आ जाएंगे तो ये भी अच्छा रहेगा, यानी दूसरे त्रिकोण का मालिक पहले त्रिकोण में घूम रहा होगा। वहीं आपको वाहन वगैरह का सुख भी मिल सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो ये समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, आप ये काम कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ ही होगा। चंद्रदेव आपकी कुंडली में 12वें घर के मालिक हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए सूर्य और चंद्रमा को एक ही घर प्राप्त होता है, तो इसलिए 6, 8, 12 के भी मालिक हों तब भी ये इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते जितना कि पापी प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए करते हैं। दोस्तों, चंद्रदेव का जो गोचर होता है 14 दिन का होता है। महीना स्टार्ट होगा तो ये रहेंगे 12वें घर में, अपने ही घर में। अगर आप विदेश में रहते हैं तब तो अच्छा है। अगर आप देश में ही रहते हैं, यानी प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ है आपका, तो चंद्रदेव यहाँ होने पे आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। वहीं 3, 4, 5 तारीख को ये आ जाएंगे पहले घर में। चंद्रमा का यहाँ होना अच्छा माना जाता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पर्सनैलिटी निखर के आएगी, और हो सकता है कहीं से आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल जाए। 6, 7 तारीख को ये रहेंगे सेकंड हाउस में। यहाँ भी अच्छा है, यहाँ पे आपके घर के अंदर कोई अच्छी सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई वेडिंग एनिवर्सरी या किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट हो सकता है, उसमें आपका समय जाएगा या कुछ पैसे भी जा सकते हैं। 8, 9, 10 तारीख को चंद्रमा रहेंगे तीसरे घर में। यहाँ इनका होना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा के होने से आपके छोटे भाई बहन की तरक्की होगी। अगर आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तब भी ये अच्छा रहेगा। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे। यहाँ एक तो चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, क्योंकि 8 नंबर पर नीच के हो जाते हैं। दूसरा, चौथे घर में वैसे भी चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि ये उनका अपना घर होता है। कालपुरुषी कुंडली में चौथा घर यानी 4 नंबर चंद्रमा का ही होता है, तो यहाँ आके कारक भावनाशय भी दोष भी लगाते हैं। और वहीं मंगल देव जो इस घर के मालिक हैं, उनके होने की वजह से इनका नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो चंद्रमा का जब चौथे घर में घूम रहे होंगे तो थोड़ा अपने घर के अंदर माहौल अच्छा बना के रखें, माता का सम्मान करें। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये समय अच्छा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रहे, मंगल के साथ जब चंद्रमा होते हैं तो चंद्र मंगल राजयोग भी बनाते हैं, यानी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग। सूर्य के साथ होते हैं तो अमावस योग भी बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो इन दिनों में थोड़ा आपका हो सकता है मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी ठीक ना रहे। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा रहेंगे कुंडली के 5वें घर में। यहाँ इनका सामान्य फल होता है, तो यहाँ चंद्रमा का रहने से आपको
संतान संबंधित थोड़ी चिंता भी हो सकती है, या उनके एजुकेशन के ऊपर आपका हो सकता है कुछ पैसा भी खर्च हो। 15-16 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 6th हाउस में, यहाँ इनका होना अच्छा माना जाता है। आपका अगर कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं उसमें आप सफल होंगे, ऐसा योग बनेगा। 17-18 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 7वें घर में, और यहाँ रह के शनि के साथ विष दोष का भी निर्माण करेंगे। विष दोष या विष योग उसका भी निर्माण करेंगे। दोस्तों शनि होते हैं पॉइजन, और चंद्रमा जो है वो हमारा मन है। तो जब भी चंद्रमा शनि साथ में हो तो ये विष योग या विष दोष का निर्माण होता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में दोनों कारक हैं या अकारक हैं। अगर दोनों ही कारक नहीं हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे चंद्रमा 12वें घर के मालिक हैं और शनिदेव 7वें घर के मालिक हैं, जो सामान्य मारक हो गया, तो इसलिए आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपके स्पाउस के साथ भी हो सकता है आपका किसी बात को लेके थोड़ा मनमुटाव हो जाए, या बिजनेस पार्टनर के साथ भी। 19-20 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 8वें घर में, राहु के साथ युति बनाएंगे। 8वां घर वैसे भी अच्छा नहीं होता, अपनी हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखें। दोस्तों आगे बात करते हैं। चंद्रमा 21-22-23 तारीख को आ जाएंगे 9वें घर में, यहाँ इनका आना अच्छा माना जाता है। आपका धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके पिता पक्ष की भी उन्नति होगी, आप लंबी यात्रा पे भी जा सकते हैं, स्पेशली जल यात्रा। फिर 24-25 तारीख को चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे 10th हाउस में। नौकरी में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, आपके बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, आपके कोलीग्स वगैरह भी आपको किसी चीज़ को लेके या किसी प्रोजेक्ट को लेके या उसे कंप्लीशन को लेके आपकी तारीफ करेंगे। 26-27 तारीख को चंद्रमा लाभ स्थान में होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ के आपके जो साधन हैं वो बनते रहेंगे। और अगर आप विदेश में रहते हैं तो स्पेशली आपको काफ़ी लाभ इस पीरियड में हो सकता है। 28-29 तारीख को चंद्रमा फिर से आ जाएंगे 12वें घर में। जैसे मैंने बताया कि विपरीत राजयोग यहाँ पे वो बनाते हैं जब भी 6-8-12 में हो, लेकिन तब भी आप अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के चलें। दोस्तों इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दें। इन डेट्स पे आप बाहर का खाना अवॉइड करें, कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएं, अगर हो सके तो दही दूध चावल का दान भी कर सकते हैं, वाहन वगैरह सावधानी से चलाएं। बुध देव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, क्योंकि ये धन के और लाभ के मालिक होते हैं, और ये चलायमान है 5th हाउस में। बुध का 5वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है। अपने घर को भी देखते हैं यानी लाभ स्थान को, तो ये अच्छा ही है। इसके बाद ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री स्थिति में ही ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे कुछ दिनों तक, यानी 16 से लेके 27 तारीख तक बुध आदित्य राजयोग का भी फल 5वें घर का आपको मिलेगा, वो भी अच्छा रहेगा। यानी धन संबंधित चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। महीने के एंड में या मिडिल के बाद से जब ये वक्री होंगे और आ जाएंगे 4थे घर में, तो उन दिनों में हो सकता है कोई आपका पहले से प्रोजेक्ट छूटा हुआ था, कोई आप घर या कार लेना चाहते थे, आप सोच रहे थे मैं लूँ या ना लूँ, तो वो स्थितियाँ आपकी बन सकती हैं। थोड़ा धन का खर्च उस समय में सोच समझ के ही करें, क्योंकि वक्री बुध होंगे। शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 3रे घर के मालिक होकर 3रे घर में ही घूम रहे हैं, तो आपका साहस पराक्रम बड़ा रहेगा, नौकरी में भी प्रदर्शन आपका अच्छा रहेगा, आपके छोटे भाई बहन की भी तरक्की होगी। उसके बाद ये वृश्चिक में चले जाएंगे, यहाँ पे ये दिग्बली होते हैं, हालांकि शत्रु राशि में है, तो यहाँ भी स्थितियाँ आपके फेवर में ही बनी रहेंगी, स्पेशली जॉब सेक्टर में, क्योंकि 4थे घर से वो अपनी ही राशि यानी 10th हाउस को देखेंगे। शनिदेव आपके लिए 6th और 7th हाउस के मालिक हैं, यानी सामान्य तौर पे के लिए आपके लिए कारक नहीं होते, और शनिदेव वहीं घूम रहे हैं। शनिदेव शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के 7वें घर में घूम रहे हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं या मैरिजेबल एज के हैं और काफ़ी समय से आपकी शादी नहीं हुई थी, तो शनिदेव का ये गोचर आपको कहीं ना कहीं शादी का अच्छा योग बना सकता है। और वहीं 5वें घर का मालिक 9वें घर में बैठा हुआ है, तो शादी करके भाग्योदय होना या लव मैरिज होना, इसका भी योग बन सकता है। और शनि क्योंकि आपके 7वें घर में ही बैठे हैं और शनि बोरिंग प्लैनेट है, तो हो सकता है जिससे आपकी शादी हो तो एज डिफरेंस काफ़ी हो, यानी अगर आपकी सिंह राशि है और आपकी शादी हो तो हो सकता है आपकी जो स्पाउस है वो आपसे 6 साल से बड़ी उम्र के हों, या हो सकता है 10-15 साल के उम्र के बड़े हों। राहु देव 8वें घर में घूम रहे हैं, केतु देव 2nd हाउस में घूम रहे हैं। हो सकता है आपको अपनी फैमिली से इनसेटिस्फेक्शन महसूस हो, लेकिन धन के लिए ये पीरियड अच्छा है। राहु देव 8वें घर में घूम रहे हैं। अगर आप रिसर्च के कार्य में हैं, स्पाई हैं, कोई CIA वगैरह में काम करते हैं, NIA में, CBI में, तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ राहु यहाँ पे घूमते हुए आपको पाइल्स जैसी बीमारी या फूड पॉइजनिंग या ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वहीं आपको एनिमल से भी भय बना रहेगा, कहीं सांप ना काट ले, कोई बिच्छू ना काट ले, ऐसा भय भी आपको बना रहेगा। तो राहु के कुछ आप उपाय कर सकते हैं। ये होगा तब जब राहु आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे।
अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे उपाय कर लें, उससे काम चल जाएगा। दोस्तों गजकेसरी राजयोग बनता है जब भी चंद्रमा बृहस्पति साथ में हो या केंद्र संबंध में हो। 1-2 तारीख को ये बनेगा 12वें घर का। ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि 12वां घर होता ही खर्चों का है, तो इस पीरियड में खर्चे सोच समझ के करें। 28-29 तारीख को बनेगा ये फिर से 12वें घर का, तो इसमें भी आपको खर्चे सोच समझ के ही करने हैं। स्पेशली ऐसे खर्चे जो हॉस्पिटल पे हों या मान लीजिए आपके विदेश से रिलेटेड हों, तो सोच समझ के ही करें। हाँ, कहीं आप दान वगैरह कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी आश्रम में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों 8-9-10 तारीख को तीसरे घर का बनेगा। ये अच्छा है, आपको अपनी मेहनत के बेसिस पे पैसे का अच्छा लाभ हो सकता है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 15-16 तारीख को छठे घर का बनेगा। ये ठीक ठीक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। और 21-22 तारीख को बनेगा 9वें घर का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इन डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, लगन का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अपने मित्र राशि में है, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद चला जाएगा 5वें घर में, ये भी अच्छा है। तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा प्रत्यांतरदशा नहीं है तो। ओवरऑल फैमिली की बात की जाए तो दोस्तों इसके लिए भी स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं, क्योंकि बुध इसके मालिक हैं और वो 5वें घर में घूम रहे हैं, और जब वक्री होके आएंगे तब भी केंद्र में ही आएंगे। ओवरऑल पढ़ाई की बात की जाए तो 5वें घर का मालिक 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो मास्टर डिग्री से PhD की तरफ जाना या MA करके फिर M.Ed करना यानी हायर डिग्री करना, उसकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। प्रेम प्रसंग की बात करें तो उसके लिए भी पीरियड अच्छा है, क्योंकि 5th हाउस का मालिक स्ट्रॉन्ग हो गया 9th हाउस में बैठा हुआ है। और कुछ लोग जैसे डेट्स वगैरह पूछते हैं डेटिंग पे जाने के लिए, तो दोस्तों जब भी चंद्रमा शुक्र साथ में हो या उनका ऑपोजिशन हो, तो उन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे 24 तारीख से पहले शुक्र देव रहेंगे 3rd हाउस में, तो आप 8-9-10 को जा सकते हैं। उसके बाद चौथे घर में आ जाएंगे, तो आप 24-25 तारीख को भी डेटिंग वगैरह की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके अलावा 13-14 तारीख को भी आप प्लान कर सकते हैं। जैसे डेटिंग पे जाना है, प्रपोज करना है, तो इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जॉब की स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों 6th हाउस का मालिक स्ट्रॉन्ग होकर 7th हाउस में बैठा हुआ है। शश नाम का पंच महापुरुष योग बना के 9th हाउस का आपका बड़ा अच्छा एक्टिवेटेड है बृहस्पति देव की वजह से। और 10th हाउस का मालिक अपने ही घर में बैठा हुआ है शुक्र देव यानी तीसरे घर में, और बुध की भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। तो जॉब में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, आपकी प्रमोशन वगैरह का भी सीन बन सकता है, या सैलरी इंक्रीज होना, TOR बढ़ना, अथॉरिटी बढ़ना, ये सब हो सकता है। दोस्तों शादी की बात की जाए तो शनिदेव का 7th हाउस में बैठे होना कहीं ना कहीं शादी का योग बनाता है। तो अगर आप पहले से शादी के लिए कोशिश कर रहे थे तो इस पीरियड में आपका कहीं विवाह तय हो सकता है। स्पाउस की भी तरक्की के योग बनते हैं, यानी अगर वो जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी उसमें लाभ होने का सीन बनता है। क्योंकि देखिए दोस्तों 7वां घर स्पाउस का होता है और चौथा घर 7 में से 10वां है, यानी ये आपके स्पाउस के कार्यस्थल को दिखलाता है। और यहाँ मंगल देव खुद बैठे हुए हैं पंच महापुरुष राजयोग बना के, पंच महापुरुष नाम का राजयोग बना के, तो स्पाउस की भी कार्यस्थल की स्थितियाँ अच्छी हैं। इसके बाद ही आ जाएंगे स्पाउस के घर से 11th में, तो उनकी भी तरक्की होने का सीन बनता है। ओवरऑल फाइनेंस की बात की जाए तो दोस्तों महीने का जो मिड है उस तक तो अच्छा रहेगा। उसके बाद बुध देव वक्री हो जाएंगे और कुछ पीरियड के लिए बुध और सूर्य का बुध राजयोग भी बनेगा, तो पैसे का फ्लो अच्छा बना रहेगा। लेकिन तब भी सोच समझ के ही पैसा खर्च करें, स्पेशली ऐसी चीज़ों में जहाँ पैसा कम हो जाता है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख की आई, अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो चलिए $25,000 की आपने टोयोटा कैमरी ले ली, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन होता है। तो इसलिए सोच समझ के आप फाइनेंसिस में ध्यान दें। वहीं ओवरऑल गेंस की बात की जाए तो बुध उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी फ्लक्चुएटिंग रहेगा, पैसा आता भी रहेगा, कहीं खर्च भी होता रहेगा। तो कोशिश करें अपना संचित धन बढ़ाने की, यानी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो ग्रो ही होता है। अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों आप सूर्यदेव के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र भी कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल भी चढ़ा सकते हैं। और कोशिश करें कि आप सुबह 6-7 बजे यानी सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं और अपना दिन शुरू करें, और रात को आप 9-10 बजे तक सो जाएं। अगर आप ये करेंगे तो आपको सूर्यदेव और अच्छा रिजल्ट देंगे। और आप अपने पिता का भी सम्मान करें, जैसे पिता जैसे जो लोग हैं, जैसे आपके चाचा हुए, ताऊ हुए, या और लोग हुए बड़े लोग फैमिली में, उनका सम्मान करें तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर सकते हैं, या ओम विष्णुवे नमः मंत्र भी कर सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं। राहु देव के उपाय के लिए आप नारियल को 7 बार सर से बार कर आप पानी में बहा दें, बहते हुए जल की तरफ बहा दें, और ये उपाय करेंगे तो आपको राहु देव के नेगेटिव उपाय से बचे रहेंगे। या वहीं आप डॉग है, कोई कुत्ता है ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का,
उनको भी आप कुछ मीठे बिस्कुट वगैरह खिला सकते हैं। दोस्तों, जब भी कुत्तों का उपाय बताया जाता है तो कभी भी उनको नमकीन या कुछ और चीज़ें नहीं दी जाती, लेकिन मीठे बिस्कुट दिए जा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।